गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था जे.एस. मिल के प्रतिपूरक मांग पारस्परिक मांग का सिद्धांत, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी ऑफ जे.एस. मिल। तो ये तो थे रिकार्डो, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल, ये तो थे क्लासिकल अर्थशास्त्री। आज हम देखेंगे हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। हैबरलर है न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री, और ये भी जो रिकार्डो का जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां बताता है और उसको सुधार करके इसने अवसर लागत सिद्धांत थ्योरी दी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। फर्स्ट है जो हम एडम स्मिथ, रिकार्डो और जे.एस. मिल देखा था, उनका मॉडल था 2x2x1 मॉडल, अर्थात वहाँ उत्पादन का सिर्फ एक साधन था और वो कौन सा था? श्रम। जबकि हैबरलर 2x2x2 का मॉडल देता है, अर्थात उत्पादन के दो साधनों की बात ये करता है। ठीक है, तो इसका परिचय हम देख लेते हैं कि रिकार्डो के तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत में मुख्य कमी यह थी, किसके अकॉर्डिंग? हैबरलर के अकॉर्डिंग, कि सापेक्ष लागत अंतरों को मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया गया था। उसने जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है, वैल्यू ऑफ लेबर थ्योरी, उसके आधार पर इसको निर्धारित किया था। इनके अकॉर्डिंग जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है उसको इन्होंने अवैध माना है, और इसको अवैध मानने के इनके दो मुख्य रीजन है। फर्स्ट है, श्रम अकेला उत्पादन का साधन नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि एक अकेला श्रमिकों या अकेला श्रम जो उत्पादन का साधन है वो उत्पादन नहीं कर सकता, उसके साथ कम से कम पूंजी तो चाहिए ही, क्योंकि बिना पूंजी के तो प्रोडक्शन संभव नहीं है। सेकंड, इसके अवैध मानने का कारण है श्रम में बहुत असमरूपता है। जो श्रम है उसमें बहुत अधिक असमरूपता होती है, क्योंकि कुछ लोग तो किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं और कुछ उनमें नॉर्मल ज्ञान रखते हैं उसके बारे में, और कुछ के द्वारा कौन सा काम किया जाता है, दूसरे के द्वारा दूसरा काम किया जाता है। तो श्रम में बहुत असमरूपता है, उसको प्रत्येक जो श्रमिक है उसको प्रत्येक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये इसके कारण इसने मूल्य के श्रम सिद्धांत को अवैध माना। नव क्लासिकल अर्थशास्त्री जी हैबरलर ने बताया कि मूल्य के श्रम सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य एक वस्तु का दूसरे वस्तु के दृष्टिकोण से अवसर लागत अथवा वैकल्पिक लागत को निर्धारित करना था। इसने बताया कि जो मूल्य का श्रम सिद्धांत था वो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के दृष्टिकोण से अवसर लागत अथवा वैकल्पिक लागत को निर्धारित करता था। अब इसमें ये देख लेते हैं कि अवसर लागत क्या होती है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। अगर इसकी और डिफरेंट टाइप्स में पूछेगा तो फिर ये 5 नंबर में या 10 नंबर की टिप्पणी भी इस पे करवा सकता है। तो अवसर लागत का क्या तात्पर्य है कि एक वस्तु की जो मात्रा दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को प्राप्त करने के लिए छोड़ी जाती है वह इसकी अवसर लागत है। अर्थात माना 2 वस्तुएं हैं x और y। x की 1 इकाई को प्राप्त करने के लिए यदि y की 5 इकाइयाँ छोड़ी जाती हैं तो यहाँ जो x वस्तु है उसके लिए अवसर लागत क्या होगी? y की 5 इकाइयाँ। इसको देख लेते हैं यहाँ। जैसे यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है, मतलब प्रोड्यूसर को एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है, तो उत्पादक के द्वारा संसाधनों को कुछ अन्य वस्तुओं से हटाकर दी गई वस्तु पर लगाना होता है। मतलब उसको जो उत्पादन के जो साधन उसने जो अन्य वस्तुओं में लगा रखे थे वो वहाँ से उनको हटाएगा और दी गई जो भी वस्तु है उसके उत्पादन में उनको लगाएगा। ठीक है, लगाना होता है। परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी, दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होगी क्योंकि पहले उसका अधिक उत्पादन हो रहा था, अब उसका कम उत्पादन होगा। दी गई वस्तु के अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत को प्रकट करती है।
ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं अवसर लागत को, जैसे कि पॉल सैमुएल्सन ने इसे अवसर लागत वक्र को क्या कहा है, रूपांतरण वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र। रूपांतरण वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र का क्या तात्पर्य है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के उत्पादन में हम लगा रहे हैं, एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगा रहे हैं। अर्थात यदि मान लो कि दो वस्तुएं हैं, उनमें से अगर एक वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो पहले वाले वस्तु के उत्पादन को कम करके दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरह से उत्पादन की संभावना को प्रकट करता है। इसी प्रकार एपी लर्नर ने इसे उत्पादन सीमा अथवा उत्पादन अनधिमान वक्र इन प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया है। इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो बताता है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता था जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती थी। तो उत्पादन अनधिमान वक्र का तात्पर्य हो गया है कि एक उत्पादक के द्वारा दो वस्तुओं का या उन वस्तुओं का उत्पादन, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताएगा ये जिनकी मार्केट में डिमांड है ना। तो जिस वस्तु की मार्केट में अगर अधिक डिमांड होगी तो उसका अधिक उत्पादन होगा, जिसकी कम डिमांड होगी उसका कम उत्पादन होगा। इसको जो उत्पादक है वो आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। कल हम अवसर लागत की जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि बढ़ती हुई अवसर लागत, घटती हुई अवसर लागत और स्थिर अवसर लागत, इन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद में हम हैबलर का अवसर लागत सिद्धांत या उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।